तुमने इतनी सारी जगह क्यों ले ली? अब इस छोटू के पास बैठने की जगह नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम बड़े हो तो इस पर रौब जमा सकते हो? अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, एक जायंट और एक छोटे से बच्चे की। Tom Thumb। एक वक्त की बात है, एक फैमिली थी जिसमें 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा हट्टा कट्टा और लंबा था। मझला बेटा एक पीपे जितना मोटा था और सबसे छोटा बेटा बहुत ही छोटा था, कुछ ज्यादा ही छोटा। दोनों बड़े भाई अपने छोटे भाई पर बहुत रौब जमाते थे, मजाक उड़ाते थे, उसे कहते थे टॉम थम, उसे छेड़ते थे। वो गाते थे ट्रा ला ला ट्रा लीली, तुमसे तो बड़ी होती है चींटी। एक दिन दोनों बड़े भाई लकड़ी जमा करने के लिए जंगल चले गए, पर अपने छोटे भाई को साथ नहीं ले गए। पर टॉम थम बड़ा ही होशियार था। वो अपने भाइयों के पीछे गया, रास्ते में छोटे छोटे पत्थर गिराते हुए ताकि वो खो न जाए। बड़े भाइयों ने लकड़ियाँ जमा कर ली थी, पर वो खो गए और घर जाने का रास्ता भूल गए। वो छोटी बच्चियों की तरह रोने लगे। तभी टॉम थम वहाँ पहुँचा और उसने उनसे कहा, बच्चों जैसे रोना बंद करो और मेरे पीछे आओ। और वो अपने भाइयों को जंगल से बाहर निकाल लाया। लकड़ियाँ खत्म होने के बाद वो फिर से जंगल में गए। टॉम थम ठीक उनके पीछे ही था और वो अपने साथ एक बड़ी ब्रेड लाया था। वो रास्ते में अपने पीछे ब्रेड के टुकड़े छोड़ता गया और पंछी वो सारे टुकड़े खा गए। बेचारा टॉम थम अपने घर का रास्ता नहीं ढूंढ सकता था। वो अपने भाइयों के पास गया जो मैदान में पिकनिक मना रहे थे। अचानक झाड़ियों में कुछ हिलने की आवाज आई। दोनों बड़े भाइयों को इतना डर लगा कि वो पेड़ों पर चढ़ गए, पर टॉम थम बस हंसने लगा। तुम दोनों कितने डरपोक हो, वो तो बस सिर्फ एक मामूली कैट है। वो कैट झाड़ियों से बाहर निकला और एक इंसान की तरह बोला, मैं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैट हूँ, मैं हूँ पुस इन बूट्स। वो कैट बड़ा ही अजीब लग रहा था। उसने तो पंख वाली एक टोपी भी पहनी थी। दोनों बड़े भाई खुश हो गए और पेड़ों से नीचे उतर आए और उन्होंने कैट से उन्हें घर का रास्ता दिखाने को कहा। पर पुस ने कहा उसके पास वक्त नहीं है, क्योंकि उसे एक जरूरी बिजनेस डील करनी थी राक्षस के साथ। उससे पहले उस डील से निपटना होगा, फिर वो आकर उन्हें रास्ता दिखाएगा। दोनों बड़े भाई फूट फूट कर रोने लगे। पुस इन बूट्स को उन पर तरस आया और उसने कहा, मेरे साथ महल में चलो और रात वहीं पर बिताओ। और वो सभी निकल पड़े उस राक्षस से मिलने के लिए। दरवाजा खुला था, इसलिए वो सीधे अंदर चले गए एक बड़े से हॉल में, जहां उन्होंने टेबल के पास बैठा हुआ देखा एक डरावना राक्षस। राक्षस ने तीनों भाइयों और कैट को देखते ही जोर से कहा, अरे वाह, ये तो एक मजेदार दावत खुद ही चलते हुए मेरे पास आ गई। और उसके मुंह में पानी आ गया। टॉम थम एक बहुत ही होशियार लड़का था। वो आते ही समझ गया था कि वो एक आदमखोर के महल में आ गए हैं, भयानक वाले। कैट ने चुपके से टॉम को आंख मारी और फिर उसने राक्षस से कहा, मिस्टर बड़े राक्षस, तुम तो जरा भी अच्छे होस्ट नहीं हो। मैंने सुना है कि राक्षस अपने मेहमानों को डराने के लिए आकार बदलते हैं, पर लगता है आपको वो करना आता ही नहीं है। राक्षस ये सुनकर हंसने लगा और फिर बूम, उसने खुद को एक बड़े लायन में बदल दिया। दोनों बड़े भाई डर गए और भागकर टेबल के नीचे छिप गए, पर पुस इन बूट्स पर कोई असर नहीं हुआ और उसने राक्षस लायन से कहा, ये तो मुश्किल नहीं है, कोई भी लायन में बदल सकता है। क्या आप खुद को बना सकते हैं छोटा, भूरा और चूचू करने वाला? राक्षस लायन सोचने लगा और फिर बैम, एक छोटा भूरा चूहा चूचू करते हुए टेबल पर भागा। उस चूहे पर इतनी तेजी से झपटा कि उसके बूट्स निकल गए, उसकी टोपी गिर गई और टेबल की सारी चीजें इधर उधर गिर गईं। पर वो आदमखोर चूहा बच गया एक जग में छिपकर। टॉम थम जानता था क्या करना सही होगा और उसने जग को एक कॉर्क से बंद कर दिया। इस तरह वो आदमखोर जग में फंस गया। सब खुश हो गए। उसने अपने बूट्स और टोपी फिर से पहन ली और इंचार्ज बन गया। उसने दोनों बड़े भाइयों को सोने भेज दिया। वो सारी रात टेबल के नीचे थोड़ी ना बिता सकते थे। उस टॉम थम को बालकनी पर ले गया और उसने उसे घर जाने का रास्ता दिखाया और फिर उसने उसे भी सोने के लिए कहा। सुबह होते ही तीनों भाई घर के लिए निकल पड़े और रास्ता दिखा रहा था टॉम थम। उसके बाद से उन दोनों ने कभी भी टॉम थम पर रौब नहीं जमाया। तो अब तुम भूलना नहीं, तुम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, तुम छोटों के साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकते।
कोई भी टॉम थम अपनी होशियारी और बहादुरी का इस्तेमाल करके सबसे गंदे और सबसे डरावने राक्षस को भी हरा सकता है। तुम गलत सोच रहे हो। मैं बिल्कुल लालची नहीं हूँ। मैं खुशी से अपनी कैंडी शेयर कर सकती हूँ। पर क्या तुम्हें पता है लिटिल टेलर के साथ क्या हुआ था? मैं तुम्हें बताती हूँ। The valiant little tailor. दूर दराज के एक शहर में रहता था एक लिटिल टेलर। उसे मीठा खाना पसंद था, जैसे शहद और जैम, और उस मीठे के पीछे आती शहर भर की सारी मक्खियाँ। वो लिटिल टेलर उन मक्खियों को भगाता नहीं था, इसीलिए उन मक्खियों को लगने लगा कि वो जो चाहे वो कर सकती हैं। एक बार रात में वो रेफ्रिजरेटर के अंदर जाकर वहाँ रखे सभी चॉकलेट ग्लेज्ड क्रीम पफ्स चेक कर गईं। अब ये बात लिटिल टेलर की बर्दाश्त के बाहर थी, इसलिए उसने टेबल पर रखे हुए टवल को उठाया और पूरी ताकत से उस मक्खियों पर दे मारा। सारी मक्खियाँ वहाँ से चली गई उसी वक्त। गुस्साए हुए टेलर ने रेफ्रिजरेटर पर एक बड़ी चेन लगाई और उस पर ताला लगा दिया, और फिर उसने अपनी टी शर्ट पर एक डरावनी चेतावनी लिखी। मुझ में है ताकत, मैं नहीं डरूंगा, मैं एक साथ 7-7 से लड़ूंगा। फिर वो बेकरी पर गया और उसने अपने लिए कुछ ताजे चॉकलेट ग्लेज्ड क्रीम पफ्स खरीदे और खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। लिटिल टेलर रास्ते पर चले जा रहा था अपनी पेस्ट्री का मजा लेते हुए। तभी बूम! वो मिला एक जायंट से। जायंट ने लिटिल टेलर की टी शर्ट पर लिखी हुई बात पढ़ी और उससे बहुत ताज्जुब हुआ। क्या मतलब है तुम एक साथ 7-7 से लड़ोगे? जायंट को बड़ा अजीब लगा और इसलिए उसने लिटिल टेलर से कहा, अगर तुम इतने बहादुर हो तो चलो मुकाबला करके देख ले कौन ताकतवर है। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें बताऊंगा एक जायंट सीक्रेट, पर अगर मैं ज्यादा ताकतवर हुआ तो तुम आ जाओगे जायंट मुसीबत में। जायंट ने आसपास देखा और उसे एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया। उसने उसे उठाया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। लिटिल टेलर इतना चौंक पड़ा कि उसने गिरा दिया अपना आखिरी क्रीम पफ। देखा ना मैं कितना ताकतवर हूँ, जायंट ने कहा। अब तुम्हारी बारी है लिटिल टेलर। लिटिल टेलर जानता था उसे क्या करना है। उसने अपना नीचे गिरा हुआ क्रीम पफ उठाया। उसने उसे ऐसे उठाया जैसे कि वो एक पत्थर हो, और उसे इतनी जोर से मसला कि उसमें से क्रीम बाहर निकलकर जायंट की नाक पर लग गई। वो जायंट चौंक पड़ा। उसने पहली बार एक ऐसा इंसान देखा था जो एक पत्थर में से क्रीम निकाल सकता था। उसने सोचा ये सच में दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है और इसका कोई मुकाबला नहीं। तो अब जायंट को लिटिल टेलर को एक बहुत ही डरावना जायंट सीक्रेट बताना पड़ा। एक ऊंची पहाड़ी पर एक 10 लाख साल पुराना पेड़। अगर तुम उस पेड़ पर चढ़ोगे तो तुम्हें उसमें एक गहरा छेद बना हुआ मिलेगा, और इस गहरे और अंधेरे छेद के टेल में है एक बड़ा सा रेफ्रिजरेटर, और वो रेफ्रिजरेटर भरा पड़ा है आइसक्रीम, क्रीम पफ्स, चॉकलेट केक्स और कुकीज से। पर कोई है जो इस खजाने पर पहरा देता है, एक डॉग जिसकी आंखें साइकिल के पहियों जितनी बड़ी हैं, और वो किसी को भी उस खाने के आसपास भटकने नहीं देता। पर तुम उस डॉग से डरना नहीं, जायंट ने लिटिल टेलर से कहा। उसे पकड़ना और फिर मेरे एप्रन पर रख देना। ऐसा करते ही वो डॉग शांत हो जाएगा। फिर तुम बिना डरे उस रेफ्रिजरेटर को खोलकर उसमें रखे खाने का जी भर के मजा लेना। लिटिल टेलर को ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि वो मीठा खा पाएगा, और वो भी बिना पैसे दिए। और फिर उसने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। वो उस छेद तक पहुंचा और उसने अंदर झांका। अंदर सब वैसा ही था जैसा जायंट ने कहा था। वहाँ एक रेफ्रिजरेटर था और एक बड़ी आंखों वाला डॉग भी। इससे पहले कि डॉग को कुछ करने का मौका मिलता, उसने खुद को एप्रन पर पाया। वो वहीं बैठा रहा और आंसू भरी आंखों से लिटिल टेलर को अपने खजाने का मजा लेते हुए देखता रहा। और लिटिल टेलर तो एक के बाद एक सब खाए ही जा रहा था। वो रेफ्रिजरेटर के अंदर चला गया और डॉग को बस उसके खाने और चबाने की आवाजें आती रही। लिटिल टेलर सारी मीठी चीजें खा गया और उसने एक टुकड़ा भी नहीं बचाया। मुस्कुराते हुए उसने रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बंद किया और फिर
छेद के पास गया, पर बाहर निकलते वक्त उसे एहसास हुआ कि उसका भरा हुआ पेट उसे रोक रहा है। लिटिल टेलर इतना मोटा हो गया था कि ना वो बाहर निकल पाया, ना ही वापस अंदर जा पाया। वो बस छेद में फंस गया था। उसे ऐसे ही छेद में फंसे रहना पड़ा जब तक उसका वजन कम नहीं हुआ और सभी उस पर हंसते रहे। मैं यही तो बताना चाहती हूँ, इतना मीठा खाना अच्छी बात नहीं होती। इतनी सारी मीठी चीजें हमें बना देती है गोलू मोलू। आज मैं तुम्हें एक कहानी नहीं सुनाऊंगी, बल्कि मैं कुछ बेहतर करूंगी, उसे पेंट करूंगी। बहुत पहले की बात है, एक बंदा था जिसके हाथ और पैर थे और गोल शरीर था। कुछ अजीब नहीं था सिवाय दाढ़ी के। अजीब बात है कि मुझे नहीं पता मैंने मेरी दाढ़ी को ब्लू पेंट क्यों किया। मतलब मेरी दाढ़ी को नहीं, इस आदमी की दाढ़ी को। Bluebeard. एक सुबह ब्लूबियर्ड नाम का एक आदमी जंगल में चले जा रहा था। वो एक गाना गा रहा था जो उसने कुछ ही मिनट पहले लिखा था। टरा टरा टरारा टरम टरम टम टम टम। ब्लूबियर्ड ने सोचा, सच में टाइम हो गया है, टाइम है मेरे कुछ खाने का। और फिर ब्लूबियर्ड आगे चलने लगा, ये सोचते हुए कि उसने सुबह नाश्ता किया था और दोपहर के खाने को अभी वक्त था। अचानक ब्लूबियर्ड जंगल में एक खुली जगह पर आ पहुंचा। उस खुली जगह पर था एक घर। मैं तुम्हें वो घर बनाकर दिखाती हूँ। घरों के चारों ओर सनफ्लावर्स उगे थे और खिड़कियों पर गाजर की ड्राइंग की गई थी। अगर मैं सही समझ रहा हूँ, ब्लूबियर्ड ने सोचा, तो इन गाजर का मतलब है कि ये घर एक रैबिट का है। और रैबिट एक बहुत ही अच्छा होस्ट होता है और एक अच्छे होस्ट को खाने पर मेहमान बुलाना अच्छा लगता है। ब्लूबियर्ड बिना वक्त गवाए दरवाजे के पास गया और उसने दरवाजा खटखटाया। हे हे, नॉक नॉक, कोई घर पर है? नॉक नॉक, चलो दरवाजा खोलो। किसी ने जवाब नहीं दिया, शायद वो सब सो रहे हो। ब्लूबियर्ड ने फिर से दरवाजा खटखटाया और फिर से ब्लूबियर्ड ने दरवाजे को अपनी मुट्ठी से खटखटाया। उसने अपने पैरों से लात मारी। आखिरकार किसी ने खिड़की खोल दी। खिड़की पर आई एक बड़ी प्यारी लड़की जिसकी आंखें आसमान जितनी नीली थीं। और किसी वजह से मैंने उसके बाल भी नीले रंग के ही बनाए। पता नहीं ऐसा क्यों किया। मेरे दरवाजे पर खटखटाना बंद करो, लड़की ने कहा। अंदर आ जाओ और थोड़ा कोको पी लो। ब्लूबियर्ड खाने को देखकर इतना खुश हुआ कि वो अंदर भागा और उसने खाना शुरू किया। नीले बालों वाली लड़की को ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। ये कैसे मुमकिन है, उसने सोचा, एक झटके में एक पूरा केक खा जाना और बिना चबाए ही उसे निकल जाना, या अपनी उंगलियां जैम से भरे कटोरे में डालना और फिर जैसे कि इतना काफी नहीं था, अपनी उंगलियों को एक एक करके चाटना। इउ, तुम तो बहुत ही गंदे हो, लड़की ने कहा। ब्लूबियर्ड ने कहा। और फिर केक का एक और टुकड़ा उठाने के चक्कर में उसने कोको से भरा कप उल्टा कर दिया और फिर सफेद टेबल क्लॉथ पर एक ब्राउन दाग पड़ने लगा जो एक घोड़े जैसा बन गया। फिर ब्लूबियर्ड ने अपनी उंगली से उस घोड़े की एक प्यारी सी पूंछ बना दी। नीले बालों वाली लड़की को उसका इस तरह का बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसने उसे रोते हुए कहा, तुम एक बुरे बच्चे जैसा बर्ताव करते हो। अब तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। अब मुझे तुम्हें अंधेरे तहखाने में बंद करना होगा। उस लड़की के बड़े से घर में बहुत सारे कमरे थे और आप किसी भी कमरे में जा सकते थे सिवाय अंधेरे तहखाने के। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, ब्लूबियर्ड ने अंधेरे तहखाने में बैठे बैठे सोचा। लगता है मुझे हमेशा के लिए यही रहना पड़ेगा, वो भी भूखा प्यासा। उसने खाना ढूंढते हुए अपने आसपास देखा और अचानक उसे एक स्टोव दिखा जिसमें आग जल रही थी और आग के ऊपर लटका था एक बर्तन जिसमें कुछ मजेदार पक रहा था। ब्लूबियर्ड ने उसका ढक्कन उठाने की कोशिश की, पर जैसा कि तुमने देखा, वो स्टोव, वो आग और वो बर्तन बस एक पुराने कैनवस पर पेंट किए गए थे और वो पुराना कैनवस एक खुफिया दरवाजे पर लगा हुआ था। फिर ब्लूबियर्ड ने दरवाजे का हैंडल खींचने का फैसला किया।
दरवाजा खुल गया और ब्लूबीयर्ड ने देखा कि ये कमरा मजेदार खाने से भरा पड़ा है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। फिर ब्लूबीयर्ड मजे से सैंडविच खाने लगा जिसमें था पीनट बटर और जैम और शहद। और ब्लूबीयर्ड को खाते खाते ख्याल आया, अगर वो तस्वीर ना होती तो मैं अपनी बेचारी दाढ़ी खो देता। नहीं, मेरा मतलब अपना बेचारा सिर। मैं यही तो कहना चाहती हूँ, जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तब एक असली मास्टरपीस आपके मन में उम्मीद जगा सकता है। अब सुनो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही कमाल की कहानी सुनाऊंगी। कहानी एक किसान की जिसका नाम था एमिलिया। एमिलिया की शादी एक ऐसी औरत से हुई थी By the Pike's wish. जो बहुत ही आलसी, एकदम ही नासमझ और चिड़चिड़ी थी। एक दिन स्टोव पर बने बेड के ऊपर लेटे लेटे उस औरत ने एमिलिया से कहा, तुम सारा दिन घर पर थे फिर भी कुछ नहीं किया। तुमने तो बस खाना बनाया, सारे कपड़े धोए और फर्श साफ किया। मैं तुम्हें यहाँ सारा दिन देख देख कर थक गई हूँ। अब एक अच्छे पति का फर्ज निभाओ। अब जाओ नदी तक जाकर थोड़ा सा पानी ले आओ, समझे? मुझे स्टोव पर लेटकर बहुत पसीना आता है और बहुत प्यास भी लगी है। एमिलिया ने बाल्टियां उठाई और नदी की ओर चल पड़ा और उसे ख्याल आया, वहाँ जा ही रहा हूँ तो शायद कुछ मछलियाँ भी पकड़ लूँगा। मेरी पत्नी खुश हो जाएगी और मुझ पर चिल्लाना बंद कर देगी। मैं एक अच्छी कैटफिश या एक टेस्टी कार्प पकड़ने की कोशिश करूँगा। एमिलिया ने बाल्टी को एक बार नदी में डाला, फिर बाहर निकालकर वापस अंदर डाला और ऐसा करते हुए वो बोल रहा था, ओ काश एक मछली पकड़ लूं, काश बड़ी हो या छोटी हो, चाहे लंबी या मोटी। पर एक भी मछली नहीं फंसी। एमिलिया ने हार नहीं मानी और उसने ये देखने का फैसला किया कि नदी में मछली है भी या नहीं। शायद ना हो। एमिलिया ने अपने मिटन्स उतारे और अपना हाथ पानी में डाला और अचानक उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। वैसे उसे किसी चीज ने काटा था और वो कोई चीज थी, एक पाइक। एमिलिया ने उसे अपनी उंगली से हटाया और फिर उस पाइक ने इंसानी आवाज में कहा, एमिलिया प्लीज मुझे जाने दो। देखो मैं कोई मामूली पाइक नहीं हूँ, मैं असल में गोल्डफिश हूँ और मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। एमिलिया बहुत डर गया क्योंकि उसने कभी बोलती मछली नहीं देखी थी। इसलिए उसने उस पाइप को उसी वक्त वापस नदी में डाल दिया। वो कुछ उल्टा सीधा कर देती तो, और फिर पाइप ने पानी से बाहर झांका। कितना डरावना मंजर था। फिर पाइप ने एमिलिया की ओर देखा और उससे कहा, तुम्हें बस ये जादुई मंत्र बोलना होगा। पाइप की इच्छा और मेरे हुक्म से फिर एक इच्छा मांगना और वो सच हो जाएगी। एमिलिया और भी ज्यादा डर गया और उसे समझ में नहीं आया क्या करे, इसीलिए वो तेजी से घर की ओर भाग गया। वो अंदर भागा, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था। तभी उसकी पत्नी ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तो कहाँ है मेरा पानी? एमिलिया ने उसे बताया नदी के पास उसके साथ क्या हुआ और वो उस पर हंसने लगी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी ये झूठी कहानी मान लूंगी? तुम एक नंबर के बुद्धू हो। एमिलिया को गुस्सा आया कि उसकी पत्नी को उस पर यकीन नहीं था, इसीलिए उसने चिल्लाकर कहा, हे सुनो सुनो, मैं क्या चाहता हूँ। पाइप की इच्छा और मेरे हुक्म से बाल्टियाँ, चलो तुम दोनों अपने आप ही घर आ जाओ। उसकी पत्नी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब उसने पानी से भरी बाल्टियों को अपने आप घर आते देखा। बाप रे बाप रे, उसने चौंकते हुए कहा, क्या इसका मतलब ये है कि अब से मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ? मैं शॉपिंग जाकर अपने लिए नए कपड़े खरीद पाऊंगी, वो भी बिना अपने प्यारे बेड से उतरे। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? तुम किसी काम के नहीं हो। एमिलिया ने गहरी सांस लेकर कहा, चलो मैं एक और इच्छा मांग लेता हूँ। पाइप की इच्छा और मेरे हुक्म से अवन बेड, मेरी पत्नी को दुकानों में ले जाओ। अवन ने अपनी चिमनी से धुआं निकाला, कुछ अजीब सी आवाजें निकाली एक ट्रेन की तरफ और एमिलिया की पत्नी को ले गया। पता नहीं वो कितनी देर तक बाहर थी, पर आखिर में जब वो शॉपिंग से लौटी तो वो बन ठन कर आई थी। एमिलिया तो पहले उसे पहचान भी नहीं पाया। उसके सामने खड़ी थी एक शानदार औरत जो खुद को आईने में निहार रही थी। मैं कितनी सुंदर हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब मुझे देखें और मेरी तारीफ करें और ये मान लें कि मैं समंदर की रानी हूँ। आखिर इसका मतलब क्या है? एमिलिया ने सोचा।
अगर ये समंदर की रानी बन जाएगी तो क्या मुझे भी एक मछली होने की इच्छा मांगनी होगी? पर मैं ऐसा नहीं चाहता। पर उसकी पत्नी जिद पर अड़ी रही, चीखती चिल्लाती अपने पैर पटकती हुई बोली, मुझे इसी वक्त बदल दो, समझ गए ना? एमिलिया के पास और कोई चारा नहीं था, तो यही सही। ठीक है, ये मेरी आखिरी इच्छा है, पाई की इच्छा और मेरे हुक्म से। और जैसे उसकी पत्नी ने चाहा था, वो एक मछली बन गई। और तब से वो एमिलिया के घर पर एक एक्वेरियम में रहने लगी। मैं यही कहना चाहती हूँ, अपनी इच्छाओं को जाहिर करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हमारी इच्छाओं का हम पर और हमारे करीबी लोगों पर क्या असर हो सकता है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ओह हाँ, मुझे तुम्हारी आंखों में सब दिख रहा है। मुझे जज कर रहे हो जैसे किताब को उसके कवर से करते हैं। पर एक अगली डकलिंग के अंदर भी एक खूबसूरत दिल हो सकता है। और अब मैं तुम्हें इस बारे में एक कहानी सुनाती हूँ। Cinderella. एक वक्त की बात है, यहाँ से दूर दूर के एक देश में एक लड़की रहा करती थी। उसे महल में होने वाली पार्टी में जाने का बहुत मन था, पर प्रॉब्लम ये थी कि उसे अपने लिए कभी वक्त मिलता ही नहीं था। वो इसलिए क्योंकि उसकी बुरी सौतेली माँ उससे घर का सारा काम करवाती थी। बिना खेले सिर्फ काम करते रहना अच्छा नहीं होता, और उसे तो काम के अलावा और कुछ करना ही नहीं होता था। सिंड्रेला सबके कपड़े धोती, सभी के गंदे बर्तन साफ करती, और हर दिन वो फायरप्लेस साफ करती, वहाँ जमी राख को बाहर निकाल कर। और वैसे भी सिंड्रेला का मतलब ही ये होता है, नन्ही राख। दूसरी तरफ देश के राजा ने अपने महल में एक और पार्टी रखने का फैसला किया। वो भी कोई मामूली पार्टी नहीं, उन्होंने सबको इनवाइट किया। उन्होंने कहा उस पार्टी में होगी कुकीज, कैंडीज और आइसक्रीम की एक शानदार दावत, और रात भर उसमें नाच गाना चलेगा। सिंड्रेला बहुत खुश हो गई, पर फिर वो बहुत दुखी हो गई, इसलिए क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक ही ड्रेस थी, और वो भी बहुत ही गंदी। तो उसके पास शाही महल की पार्टी में पहनने के लिए कोई ड्रेस नहीं थी। और फिर अचानक एक अच्छी परी उसके सामने आई और बोली, मैं हूँ तुम्हारी गॉड मदर और मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं तुम्हारे इस घर की फटी पुरानी ड्रेस को एक सुंदर पार्टी गाउन में बदल रही हूँ, ऐसा जिस पर से किसी की नजर ना हटे। पर तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, जैसे ही महल की बड़ी घड़ी में 12 बजेंगे, तुम्हें फौरन वहाँ से निकलना होगा, क्योंकि तुम्हारा सुंदर पार्टी गाउन फिर से एक घर वाली ड्रेस में बदल जाएगा। सिंड्रेला फ्राइंग पैन में अपनी परछाई देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। तभी आ गई उसकी बुरी सौतेली माँ। तुम ऐसे तैयार होकर कहाँ जाने की सोच रही हो? घर में इतने सारे अखरोट पड़े हैं, उन्हें कौन तोड़ेगा? चलो काम करना शुरू करो। सिंड्रेला ये सुनकर बहुत ही दुखी हो गई। इतने सारे अखरोट तोड़ने थे उसे। ऐसा करते हुए तो सारे दांत टूटकर खराब हो सकते हैं। अगर दांत ही ना हो तो वो पार्टी में स्माइल कैसे करती? तभी अच्छी परी वापस आई और उसने सिंड्रेला को लकड़ी के पिनोकियो जैसे दिखने वाला एक साथी दिया। उसकी नाक इतनी लंबी थी और उसका मुंह इतना चौड़ा था, और दांत एक हिप्पोपोटामस जितने बड़े। ये अजीब दिखने वाला बंदा कौन है? सिंड्रेला ने पूछा। ये कोई अजीब बंदा नहीं है, ये तो है नटक्रैकर, अच्छी परी ने जवाब दिया। देखो वो कितनी अच्छी तरह अखरोट तोड़ सकता है। टक टक, और लो, काम हो गया। फिर सिंड्रेला ने जल्दी जल्दी सारे अखरोट तोड़ दिए, और उसे नटक्रैकर इतना अच्छा लगा कि उसने उसे अपने साथ पार्टी में ले जाने का फैसला किया। सिंड्रेला महल की ओर जा रही थी कि अचानक उसने राजा जी को देखा। ओह राजा जी, सिंड्रेला ने कहा, आखिर आप इतने दुखी क्यों हैं? राजा जी ने उसे देखा और फिर कहा, बात ही कुछ दुखी होने वाली है। मैंने महल में एक पार्टी रखी थी, पर तभी वहाँ चूहे आ गए और उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। तभी नटक्रैकर खड़ा हुआ और उसने इंसानी आवाज में कहा, आप रोइए नहीं राजा जी, मैं इसमें आपकी मदद करूँगा। वो अपने नाक की बांसुरी बनाकर उससे एक अच्छी सी धुन बजाने लगा, और वो धुन इतनी अच्छी थी कि राजा जी उस पर मजे से नाचने लगे। जैसे ही चूहों ने बांसुरी की धुन सुनी, वो सब उस धुन के जैसे गुलाम से बन गए, और मौका देखकर राजा जी ने झाड़ू उठाया और उन्हें महल के बाहर निकाल दिया। सब बहुत खुश हो गए, और सिंड्रेला ने नटक्रैकर को खुशी के मारे एक अच्छी सी झप्पी दे दी। अचानक
हर तरफ अजीब सी चमक फैल गई और वो नट क्रैकर एक प्यारे राजकुमार में बदलने लगा। और जब वो पूरी तरह बदल गया तब उसने कहा, अब तक मुझ पर जादू का असर था और अब मेरी प्यारी सिंड्रेला, मैं इतना खुश हूँ कि तुम्हें देना चाहता हूँ अपना हाथ, अपना दिल और साथ ही ये कांच के जूते भी। उसी वक्त महल की बड़ी घड़ी में 12 बजने की आवाज आई। सिंड्रेला को लगा कि अगर राजकुमार ने उसे उसकी पुरानी ड्रेस में देख लिया तो वो उसे चाहना बंद कर देगा। पर राजकुमार को इस बात की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि सिंड्रेला के लिए उसकी चाहत सच्ची थी। और मैं यही बात तुमसे कहती रहती हूँ, बाहर से कोई भले कितना ही खराब क्यों ना दिखता हो, हमें उनके अंदर की अच्छाई को देखकर उससे लगाव हो जाता है। तुम सोच रहे हो मैंने फॉरेन लैंग्वेजेस सीखना क्यों शुरू किया? इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा भी वही हाल हो जैसे इस कहानी के कैलिफ का हुआ। बस ध्यान से सुनो। Caliph Stork. एक वक्त की बात है, एक कैलिफ हुआ करते थे जिनका बगदाद पर राज था। उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की थी। वो बस सारा वक्त खिड़की के पास बैठकर नन्हे पंछियों का चहकना सुनकर सोचा करते, मैं कैलिफ हूँ, मैं अपने इस देश का राजा हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और फिर भी मैं समझ नहीं पाता ये नन्हे पंछी चहककर क्या कह रहे हैं। कैलिफ इस बात से इतने दुखी हुए कि वो फूट फूट कर रोने लगे, एक छोटे बच्चे की तरह। तरह तरह के डॉक्टर्स को बुलाया गया और उन्होंने कैलिफ की मदद करने की कोशिश की, पर कोई भी उनका रोना बंद नहीं कर पाया। और फिर एक दिन एक अजीब सा नन्हा आदमी महल में आ पहुंचा। वो बहुत ही छोटा था पर उसकी नाक थी बड़ी ही लंबी, उसके कान डोंकी जैसे थे और उसकी पगड़ी से बाहर आ रहे थे और उसके कंधे पर बैठा हुआ था एक पैरट। ओह कैलिफ, मैं आपकी मदद करने आया हूँ, उस नन्हे आदमी ने कहा। मुझे पता है आपको फिर से खुश करने के लिए क्या करना होगा। ये फल खाइए, एक गुलाटी मारिए और फिर जोर से चिल्लाइए, मैराथन। ओह नो, आप चिल्लाइए माटाडोर। नहीं, माटाडोर नहीं। वो फौरन शब्द क्या था जो उन्हें कहना था? ओह, याद आ गया। एक गुलाटी मारिए और फिर जोर से चिल्लाइए मुत्तबोर। फिर आप जो चाहे उस जानवर, पंछी या मछली में आसानी से बदल पाएंगे और बदलने के बाद आप समझ पाएंगे कि वो जानवर क्या बोल रहे हैं। पर याद रहे, अगर आप हंसे तो आप मुत्तबोर शब्द भूल जाएंगे और फिर कभी वापस इंसान के रूप में नहीं बदल पाएंगे। कैलिफ ने तुरंत ही वो फल खा लिया। उन्होंने गुलाटी मारी और फिर कहा, मुत्तबोर, मैं बनना चाहता हूँ एक स्टॉक। और बूम, कैलिफ ने खुद को आईने में देखा। उनकी नाक की जगह पर थी एक चोंच, उनकी गर्दन हो गई थी लंबी और सिर हो गया था छोटा। उनके पैर लकड़ियों जैसे थे और उनकी एक छोटी सी पूंछ भी थी। वो पूरी तरह बदल चुके थे और ना चाहते हुए भी कैलिफ को जोरों की हंसी आ गई और जाहिर था वो उस अजीब से फॉरेन शब्द को भूल गए थे पल भर में। कैलिफ स्टॉक ने अपनी चोंच हिलाई, कुछ गुलाटियां मारी, पर वो फिर से एक इंसान में बदल नहीं पाए। फिर वो नन्हा आदमी उनके सिंहासन पर जा बैठा और कैलिफ से बोला, तुम्हारा राज अब खत्म हुआ मेरे नन्हे पंछी, अब मैं बगदाद का राजा हूँ, मुझे वो कैलिफ वाली पगड़ी दो अभी। तब जाकर कैलिफ स्टॉक को एहसास हुआ कि उस आदमी ने उन्हें धोखा दिया था और वो फिर से रोने लगे, वो भी पहले से ज्यादा जोर से। ठीक है, रोना बंद करो, उस नन्हे आदमी ने कैलिफ से कहा। मैं तुम्हें 1 घंटे का वक्त देता हूँ। अगर इस वक्त में तुमने मेरा नाम का पता लगा लिया तो तुम फिर से एक इंसान बन जाओगे। कैलिफ बड़ी मुश्किल में थे, मैं भला उसके नाम का पता कैसे लगा पाऊंगा। उसी वक्त वो पैरट आकर कैलिफ के पास बैठी और उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें उस नन्हे आदमी का नाम बताऊंगी, पर बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ओह नो, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक स्टॉक की शादी पैरट से नहीं हो सकती, पर उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। और फिर उस पैरट ने कैलिफ से कहा, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, पर खबरदार जो तुम फिर से हंसे तो। वो बड़ी नाक वाला नन्हा आदमी असल में एक शैतान जादूगर है। वो अनपढ़ लोगों को जंगली जानवरों में बदल देता है और ये है उसका नाम, रम्पलस्नाउटस्किन। जैसे ही कैलिफ स्टॉक ने ये सुना, वो तुरंत ही उस शैतान जादूगर के पास गए और वो शैतान जादूगर पैर पसार कर उनके सिंहासन पर बैठा हुआ था। और फिर कैलिफ ने चिल्लाकर कहा,
हे सुनो रम्पल स्नाउट स्किन, मेरे सिंहासन से नीचे उतरो। शैतान जादूगर ये सुनकर चौंक गया। तुम्हें मेरे नाम का पता कैसे चला? और उसे इतना गुस्सा आया कि वो वहीं पर फट गया। शैतान जादूगर के फटने के साथ ही उसके किए हुए जादू का असर भी चला गया और कैलिफ स्टॉर्क फिर से एक इंसान में बदल गए। उन्होंने पैरट की ओर देखा और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक पल पहले जहाँ पैरट खड़ी थी, उनके सामने खड़ी थी खूबसूरत राजकुमारी जैस्मीन। कैलिफ बहुत खुश हुए। उन्होंने उससे शादी की और शादी के तुरंत बाद वो स्कूल जाकर पढ़ाई करने लगे ताकि वो फिर से कभी एक जानवर में ना बदल पाएं। मैं यही कहना चाह रही हूँ, अगर आपको फॉरेन लैंग्वेजेस आती हो तो आप कई मुसीबतों में फंसने से बच सकते हैं। प्लीज खाओ मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों। हालांकि मेरे पास तुमसे नए वाले खिलौने भी हैं, तुम मेरे सबसे फेवरेट हो। अब मैं तुम्हें एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। The Swineherd. यहाँ से बहुत दूर एक देश में रहती थी एक राजकुमारी जो बड़ी नखरीली थी। दुनिया में सबसे ज्यादा इस राजकुमारी को मैकेनिकल खिलौने अच्छे लगते थे, खासकर कि वो जो सबसे अनोखे और अच्छे हों। उसके महल में उसके पास थी एक मैकेनिकल बुलबुल, एक जैक इन द बॉक्स और एक नकली गुलाब जो बिल्कुल असली जैसा दिखता था। पड़ोस के देश में रहता था एक राजकुमार जो बहुत दयालु था और जिसे जानवरों से बहुत लगाव था। उसे पसंद थी बिल्लियाँ, डॉगीज, घोड़े और छोटे पिगलेट्स। हालांकि जिस देश में राजकुमार रहते थे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, पर फिर भी वहाँ सबके लिए जगह थी, जैसे कि एक असली जू हो। एक दिन राजकुमार अपने पिगलेट्स को बाहर मैदान में ले गया और उसने वहाँ नखरीली राजकुमारी और उसकी दासियों को मैकेनिकल बुलबुल के साथ खेलते हुए देखा। ओह, वो राजकुमारी कितनी सुंदर है। राजकुमार ने सोचा, मुझे उसे कोई अच्छा सा तोहफा देना चाहिए। राजकुमार ने अपना सबसे मोटा और गुलाबी पिगलेट चुना और उसे राजकुमारी के पास भेज दिया। उसने पिगलेट के साथ एक चिट्ठी भी भेजी जिसमें उसने राजकुमारी को अपना हाथ और दिल ऑफर किया। ओह, कितना प्यारा पिगलेट है, राजकुमारी ने कहा। कितना मोटा और गुलाबी है, इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा होगी। जरा इसकी आवाज तो सुनो, ये एक असली पिगलेट जैसी आवाज करता है। एव, उसकी दासियों ने कहा, इसलिए क्योंकि ये एक असली पिग है। क्या ये एक खिलौना नहीं है? राजकुमारी ने कहा और गुस्से से अपनी पलकें झपकाई। इस राजकुमार से कहो कि अपने पिग के साथ अपने हाथ और दिल को साथ ले जाए और मेरे इस महल से कोसों दूर रहे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी एक राजकुमारी की बेइज्जती करने की? राजकुमार को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने खुद को अपने महल के वर्कशॉप में बंद कर लिया और किसी चीज पर काम करने लगा। और फिर करीब एक हफ्ते बाद राजकुमारी मैदान में खेल रही थी और अपनी दासियों को जैक इन द बॉक्स से डरा रही थी। और अचानक उसे म्यूजिक सुनाई दिया। वो असल में राजकुमार ही था जो चरवाहे का भेष बदलकर मैदान में बैठा हुआ था। उसके हाथों में था एक खूबसूरत पॉट जिसके चारों ओर घंटियां लगी थी और जिसका ढक्कन बना था सोने का। डिंग डोंग, वो छोटी घंटियां बजती रहीं। ओ प्यारी घंटियां, घंटियां, घंटियां। ओह, ये प्यारी सी चीज क्या है? राजकुमारी ने उससे पूछा। ये एक जादुई पॉट है, मैं दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। नन्हे पॉट खाना बनाओ, राजकुमार ने कहा और देखते ही देखते पॉट तलिए से भर गया। उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी और देखने में इतना लजीज था कि पूरे देश के पिग्स मैदान में दौड़े चले आए। राजकुमारी ने दलिया चखा और फिर थोड़ा और चखा। यमी यमी, और फिर वो जिद करने लगी, मुझे ये पॉट चाहिए, मुझे ये पॉट चाहिए। मेरे लिए ये जादुई पॉट खरीद लो अभी इसी वक्त। तो दासियों ने राजकुमार चरवाहे से पूछा, तुम्हें इस पॉट के लिए क्या कीमत चाहिए? ये बहुत महंगा है, तुम इसे नहीं ले पाओगी, राजकुमार ने कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, ना समझ चरवाहे। अब जल्दी से मुझे बता दो इसकी कीमत कितनी है, वरना याद रखना हम तुम्हारे सभी पिगलेट्स को भगा देंगे। इसके लिए मुझे राजकुमारी के माथे पर 100 बार मारना है। बदतमीज चरवाहे, दासियों ने गुस्से से कहा।
पर और कोई चारा नहीं था, इसलिए राजकुमारी को दर्द सहना ही पड़ा। राजकुमारी वापस अपने महल में आई। उसने पॉट को टेबल पर रखा, अपना माथा सहलाया और कहा, नन्हे पॉट, खाना बनाओ। नन्हे पॉट ने दलिया बनाना शुरू किया और फिर देश के सारे पिग्स महल के पास इकट्ठा होने लगे। वो चिल्लाते हुए उस तक पहुंचने की कोशिश करने लगे और पॉट से दलिया निकलकर फैलता ही जा रहा था, क्योंकि उसे दलिया बनाने से रोकने के लिए कहना था, नन्हे पॉट, खाना मत बनाओ। पर ये बात तो सिर्फ राजकुमार को ही पता थी, इसलिए राजकुमारी और उसकी दासियों को पिग्स के साथ ये दलिया खाते रहना पड़ा। और फिर राजकुमार चरवाहे को उन पर दया आ ही गई और उसने राजकुमारी को माफ कर दिया। मैं यही बताना चाहती हूँ, दुनिया के सबसे नए और महंगे खिलौने भी एक पिग को एक अच्छा भला इंसान नहीं बना सकते। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम कहो, माशा एंड द पेड़ मिले चलो। समझ गए नन्हे गुरु, अब आप भी हो जाओ शुरू।